हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर स्टडी आईक्यू में। दृष्टि के क्विक बुक से हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं। तो आइए आज हम करेंगे विधायिका। इसके पहले जस्ट हमने कार्यपालिका पढ़ा है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये देखिए फर्स्ट पेज में क्या पढ़ना है, इसका विवरण हमें दे चुका है और आप एक नज़र देख सकते हैं इसको। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं विधायिका। तो हमारे यहाँ विधायिका जो है संघीय विधायिका भी है और राज्य विधायिका भी है। तो संसद में देखते हैं कौन कौन होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और राज्य विधानमंडल में देखते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है, यदि जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था हो वहाँ। एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन है, वो लोकसभा की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित है। तो आप बस ध्यान आकर्षित करवा दी हूँ आपका, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं संघीय विधायिका। संसद शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें 2 सदन है, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। वह एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग हो सकती है। वही राज्यसभा अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं हो सकता है। देख सकते हैं एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में 2017 में कि निम्नलिखित में से कौन सा किसको मतलब विघटन तो नहीं कर सकता है लेकिन उसे समाप्त किया जा सकता है। तो उसका आंसर था विधान परिषद। अगर कोई राज्य चाहे कि हमारे यहाँ हम विधान परिषद नहीं रखना चाहते हैं तो वो उसे उत्साधन कर सकता है उसका। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 में संसद के गठन, संरचना, संसद के अवधि, संसद के अधिकारों, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ आदि के बारे में उल्लेख किया हुआ है। यहाँ देखिए देख सकते हैं संसद के गठन। तो संसद का गठन और संरचना देखते हैं तो राज्यसभा, लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है आर्टिकल 79 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्यसभा केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। नोट में देखते हैं संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के आधार पे होता है। मतलब आप देखेंगे कि राज्यसभा में हर राज्य के जो प्रतिनिधि आते हैं वो समान नहीं आते हैं। जहाँ की जनसंख्या जितनी ज़्यादा है उतने प्रतिनिधि, यानी यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो राज्यसभा में यूपी की सीटें ज़्यादा हैं, मतलब जनसंख्या के आधार पे। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और नहीं वह संसद में बैठता है, परंतु राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी विधेयक अगर है तो वो तभी कानून बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा, तभी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा उच्च सदन का गठन आर्टिकल 80 में दिया हुआ है। फिर देखते हैं राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, ये क्वेश्चन भी आता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? मात्र 245 है। राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। शेष जो अधिकतम है यानी 238, परंतु वर्तमान में इसमें भी 233 ही होते हैं जिनको निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। लिख सकते हैं कि प्रत्येक राज्य कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर होता है। अब वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है यानी 31 है। तत्पश्चात महाराष्ट्र का 19 है, तमिलनाडु का 18 है, बंगाल का 16 है और बिहार का भी 16 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन देखते हैं। देखिए इसमें है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, जिसका वर्णन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विस्तार से दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्य विधानमंडल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
मनोनीत नहीं बल्कि चयनित किए जाते हैं। मतलब राज्यसभा में जितने भी राज्यों से सदस्य भेजे जाते हैं तो वो उसमें विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता है। उसको जो मतलब विधानसभा होती है वो उनकी चयन करती है और उनको फिर राज्यसभा में भेजती है अपने राज्य के तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की अर्हताएं अनुच्छेद 84 में है। वो तो क्या क्या है उनकी क्वालिफिकेशन, तो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर न हो, मंत्री के पद को छोड़ करके विकृत मस्तिष्क का ना हो, यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित करे तो यह उम्मीदवार उसे भी धारण कर सकेगा। अब देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अनुच्छेद 83 वन में है। यहाँ देखिए, यह एक अस्थायी सदन है अर्थात राज्यसभा का विघटन यानी रिजोल्यूशन कभी नहीं होता है अनुच्छेद 83 के ही तहत, क्योंकि यह अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। यहाँ देखिए, निश्चित होता है, जा रहा है। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 यानी 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब देखते हैं राज्य के पदाधिकारी। तो राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। भारत का उपसभापति राज्य का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 89 के तहत। गौरतलब है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा सदस्यों का उसी सदन से किसी व्यक्ति को उपसभा हेतु निर्वाचित कर दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति राष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में प्रस्ताव पास किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति स्वयं चाहे तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। तो देख लीजिए, पदमुक्त हो सकता है। उपसभापति को निम्न आधारों पर पदमुक्त किया जा सकता है: यदि सदस्यता की अवधि समाप्त हो गई हो, सभापति को ने अपना त्यागपत्र देकर, और साथ ही राज्यसभा के समस्त सदस्यों द्वारा बहुमत से संकल्प पारित कर। ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक होता है। नोट में देख लेते हैं। इन 2 पदाधिकारियों के अलावा एक और अधिकारी होता है राज्यसभा का महासचिव। महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। यह सभापति का सदन का एवं सदस्यों का संसदीय कृतियों और क्रियाकलापों संबंधी मामलों का सलाहकार होता है। यह लोकसभा महासचिव की भांति कार्यपालिका तथा का अस्थायी एवं निरपेक्ष अधिकारी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें देखते हैं राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। ये मेंस में अलग ही क्वेश्चन लिखने के लिए पूछता है। तो देख लीजिए, गैर विधीय विधेयक के मामले में राज्यसभा और लोकसभा को शक्ति बराबर प्राप्त है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को सीमित शक्ति प्राप्त है, सिर्फ 14 दिन के भीतर उसको विचार करके लौटा देना होता है धन विधेयक को। और संविधान संशोधन के पर देखें तो दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए ये विशिष्ट शक्तियाँ आती हैं राज्यसभा की, इसको ध्यान रखिएगा। यह है विशिष्ट शक्तियाँ, यहाँ देखिए। तो विशिष्ट शक्तियाँ सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त हैं, तो वो है 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। दूसरा देखते हैं, आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन को कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकने की शक्ति रखती है। तो ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है दोस्तों, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए, अन्य शक्तियाँ। तो आपको पता है कि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, आइए देखते हैं। आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है और उसे लोकसभा उस समय विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ आपको आपातकाल पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि आप आपातकाल चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, आप बल्कि क्या पढ़ रहे हैं, राज्यसभा की शक्तियाँ पढ़ रहे हैं। तो आपातकाल पे ध्यान नहीं देना है बल्कि राज्यसभा। तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी होता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनाव में
भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के जो प्रस्ताव होते हैं वो केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की महाभियोग तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और या अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने के लिए भी राज्यसभा की भूमिका अहम होती है। अब देखते हैं हम अपना सबसे प्यारा लोकसभा, जो जनता का सदन है। तो आइए देखते हैं। तो राज्यसभा का गठन किस में दिया था? अनुच्छेद 80 में दिया था। और लोकसभा किस में है? तो अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। राज्यसभा की कितनी थी? 250 थी, याद रखिएगा। इस प्रकार अनुच्छेद 81 क के अनुसार सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते। फिर जो यूटीज हैं उनके कितने हो सकते हैं? तो इनके 20 से अधिक नहीं हो सकते और राज्यों के 530 से अधिक नहीं हो सकते। ये भी याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 81 1 क के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति को के राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। हालांकि अब यह खत्म हो गया, 104वें संविधान संशोधन से इस चीज़ को खत्म कर दिया गया है, अब ये अस्तित्व में नहीं है। नोट में देखते हैं, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का, 20 सदस्य राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी यूटीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु वर्तमान में यह 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों के और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो अब ये प्रावधान खत्म है। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। तो देखिए, चुनाव जो होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। लोकसभा का चुनाव वह सदस्य जीतता है जो अपने विपक्ष के उम्मीदवार से मत यानी वोट प्राप्त करता है, अर्थात अधिक वोट प्राप्त करता है। इस चुनाव की प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहता है, यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है लेकिन मतदान क्या होता है? गुप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य एक दूसरे व्यक्ति के मूल्य के बराबर होता है। अब देखते हैं लोकसभा के लिए अर्हताएं। तो आइए देखिए। तो ये वो भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से विकृत ना हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, जबकि राज्यसभा के लिए कितना था? 30 वर्ष था। भारत राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा की अवधि। यहाँ से देखिए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की है। इस अवधि की गणना नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन से शुरू होता है, चुनाव से नहीं बल्कि प्रथम अधिवेशन से तारीख से की जाती है। लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष ऐसे पहले भी हो सकता है। आइए देखते हैं, मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। विशिष्ट स्थितियों में लोकसभा का अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है और ऐसा किया भी गया है। देखिए, अगर विशिष्ट स्थितियों में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से अधिक बढ़ाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 23(2) के अनुसार यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल के किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन में न रहने के बाद, यदि मान लीजिए आपातकाल लागू हो गया है तो संसद एक बार में कितने साल के लिए बढ़ाएगी? तो 1 ईयर के लिए बढ़ाएगी। फिर यदि आपातकाल खत्म हो गया है तो किसी भी तरह 6 महीने से अवधि तक चुनाव करा लिया जाएगा, अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। अब देखते हैं ऐसा कितनी बार किया जा सका है, पर संविधान मौन है। ऐसा कितनी बार किया जा सकता है इस बारे में संविधान मौन है, ये याद रखिएगा। अर्थात संविधान जितनी बार चाहे कार्यकाल को बढ़ा सकती है, बस शर्त यह है कि आपातकाल की घोषणा परिवर्तन, मतलब आपातकाल रहने चाहिए। वैसे 1-1 साल करके कई बार भी बढ़ाया जा सकता है।
बस शर्त यह है कि आपातकाल खत्म हो गया है तो एनी हाउ 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता लोकसभा व्यक्ति। अब देखते हैं संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जो लोकसभा का कार्यकाल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संविधान संशोधन पूछता है। तो 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था और फिर इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से 1983 में संशोधन करके इसे सुधार लिया गया। तो बहुत सारे ऐसे रॉन्ग संशोधन थे जो 1976 में किए गए थे 42वें, उसको 1944 के माध्यम से सुधारा गया है और ठीक भी किया गया है। संसद सदस्यों का पद रिक्त होना देख लीजिए। तो यदि कोई संसद 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुपस्थिति में बिना बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी स्थान जो होता है वो रिक्त हो जाती है। कोई व्यक्ति एक समय संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है दोनों में से एक में से जो 14 दिन के अंदर उसे विधानमंडल की सीट छोड़नी पड़ती है, अन्यथा उसे संसद की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी अगर विधानसभा की सीट नहीं छोड़ता है तो। लोकसभा के पदाधिकारी देखते हैं तो इसमें है, तो अनुच्छेद इसमें वर्णन दिया हुआ है। 93 से 97 तक लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किसमें दिए गए हैं, तो 53 से 97 में दिए गए हैं। अब इसके अलावा एक पैनल भी यहाँ नियुक्त किया जाता है इन पदाधिकारियों के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी शपथ का व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, मतलब कि वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुका रहता है, इसलिए वो अलग से शपथ नहीं लेता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका निर्वहन करता है। संविधान के अनुच्छेद 95(1) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष उस पद पर। तो यहाँ देखते हैं संविधान में ऐसा प्रावधान है, अनुच्छेद 95(1) के तहत प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाएगा इस कार्य के निर्वहन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 95(2) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा जो लोकसभा के द्वारा कार्य हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में लोकसभा सदस्यों के सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होता है। सही बात है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा जो उसको शक्तियां प्राप्त होती हैं वो जो कोई दूसरा भी व्यक्ति बनेगा उसको भी प्राप्त होंगी। अध्यक्ष की शक्तियां तथा कार्य देखते हैं तो इसे देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और शक्तियां। प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना तथा कार्यवाही को व्यवस्थित और नियंत्रित करना। मतभेद की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, यानी निर्णायक मत भी देता है लोकसभा अध्यक्ष। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक जो होती है, संयुक्त बैठक तो राष्ट्रपति बुलाएगा लेकिन उसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो ये भी याद रखिएगा आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट है, किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ने में लोकसभा अध्यक्ष का मत जो होता है निर्णायक मत होता है। दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायतों पर मिलने वाली निर्भरता को फैसला करे। मतलब दल बदल के आधार पर निर्भरता का तय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष यह भी तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितने अवधि तक बोलेगा और नहीं बोलेगा। लोकसभा की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या कम से कम 1/10 नहीं है तो बैठक तब तक के लिए स्थगित कर दी। यानी लोकसभा के अध्यक्ष को ये अधिकार है कि संसद की कार्रवाई को तब तक स्थगित रखे जब तक कि 1/10 सदस्य को गणपूर्ति माना गया है, ये गणपूर्ति पूरी ना हो जाए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो 1/10 सदस्य तब तक के लिए गणपूर्ति स्थगित रहेगी। अब देखते हैं, ये अनुच्छेद भाग 103 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के वर्तमान जो वो हैं अध्यक्ष हैं, अभी ओम बिरला हैं। ये पहले का न्यूज़ है, बुक में दे रखा है, अभी ओम बिरला है, यहाँ देख लीजिए। आइए देखते हैं प्रोटेम स्पीकर।
संविधान में इसकी परंपरा नहीं है। अब देखते हैं प्रोटेम स्पीकर जो होता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाए, इसे समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोकसभा का महासचिव देखते हैं। तो देखिए यहाँ लोकसभा का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी लोकसभा महासचिव होता है। इसको चुनने और नियुक्त करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। महासचिव एक प्रशासनिक पद है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जो सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाइयों को संचालन करता है एवं यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है। लिख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पदावधि तथा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। तो अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य न होने पर अपना पद रिक्त कर देता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं, दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। पद छोड़ना है तो उसे तत्कालीन, अगर हटाना है तो यहाँ देख लीजिए, उसे तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 94 में यह प्रावधान है कि लोकसभा एक संकल्प पारित करके उस पद से हटा सकती है, परंतु शर्त यह है कि कम से कम 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना देनी होती है। लोकसभा अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है और इस संदर्भ में उस पर कोई मतदान नहीं होता है। लोकसभा में उसके कार्य आचरण के संबंध में न तो चर्चा की जा सकती है और न ही आलोचना की जा सकती है। लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य देखते हैं। तो देखते हैं, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन एवं उसके पास दूसरे सदन यानी राज्यसभा की तुलना से में ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। तो देखते हैं, यानी हाँ, लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है ही राज्यसभा से। और विधायी शक्ति देखते हैं, सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या उससे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, या तो समान है या तो ज़्यादा हैं। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। देख लीजिए, धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ज़्यादा, ये टाइप 1 है। किसी विधेयक के संदर्भ में सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो लोकसभा के मजबूत स्थिति का परिचायक भी होता है। अन्य देखते हैं, संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामले में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है, याद रखिएगा इसको नोट में। यहाँ देख लीजिए, तो संयुक्त बैठक कहाँ कहाँ बुलाई जा सकती है? तो संविधान संशोधन पे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड पे, और जो है धन विधेयक, इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई सकती है, बाकी के लिए बुलाई जा सकती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति देखते हैं। चूंकि कार्यपालिका एक वास्तविक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जिसका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, इसलिए सरकार अर्थात कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण रहता है। वित्तीय शक्ति में देखते हैं, लोकसभा के पास जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो अधिक हैं राज्यसभा की अपेक्षा। धन विधेयक के मामले में भी लोकसभा को अधिक शक्ति दी गई है। अन्य शक्तियों में देखते हैं, लोकसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित करती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पारित प्रस्ताव। अगर राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति के लिए, यहाँ देखिए, पारित प्रस्ताव का अनुमोदन यदि लोकसभा न करे तो उसे हटा जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भले ही प्रस्ताव राज्यसभा से शुरू होता है, लेकिन लोकसभा अगर उस प्रक्रिया को अनुमोदित नहीं करेगी तो ये प्रस्ताव पूरा नहीं होगा, हटाया जाने वाला। नेक्स्ट देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए भी लोकसभा की सहमति आवश्यक है। फिर आइए देखते हैं, सदन में नेता। सदन में नेता से अभिप्राय है सामान्यतः प्रधानमंत्री से होता है, किंतु प्रधानमंत्री नेता के रूप में किसी मंत्री को भी नियुक्त कर सकता है यदि वह मंत्री लोकसभा का सदस्य है तो। संविधान में इस पद का प्रावधान का उल्लेख नहीं है, यह सदन के नियम और संविधि में इसका उल्लेख है। अब देखते हैं, जो ये विपक्ष का नेता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विपक्ष का नेता ध्यान से देखिएगा।
तो संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां होना चाहिए, अर्थात विपक्ष के नेता के पास लोकसभा में कम से कम 55 तथा राज्यसभा में 25 सीट, लोकसभा में 55, राज्यसभा में 25 सीट होना चाहिए, तब जाके आप विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करते हैं। हालांकि वर्तमान में ऐसा दर्जा प्राप्त नहीं है, मतलब सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन उसके पास 55 सीटें भी नहीं हैं। आप नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय व्यवस्था में विपक्ष के नेता पर पद महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। यहाँ देखिए, संसदीय व्यवस्था में विपक्ष के नेता का पद महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उसका कार्य सरकार के कार्यों की सकारात्मक आलोचना करना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। लोकसभा के विपक्ष के नेता का जो पद होता है लोकसभा के स्पीकर द्वारा दिया जाता है। और ये परंपरा देखिए, वर्ष 1977 में भारत के विपक्ष के नेता के पद को विपक्षी नेता वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1977 द्वारा वैधानिक बना दिया गया। विपक्ष के नेता के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया। इस सांविधिक प्रावधान के अनुसार विपक्ष के नेता के वेतन एवं भत्ते कैबिनेट मंत्री एवं वेतन एवं भत्ते के समान ही होते हैं। मंत्री कैबिनेट मंत्री के ही बराबर होते हैं, जो विपक्ष का नेता है उसके भी वेतन। और देखते हैं कि 1969 में विपक्ष के नेता के रूप में लोकसभा में पहले जो बने थे राम सुभग सिंह बने थे तथा राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा बने थे। तो याद रखिएगा, पहले कौन थे विपक्ष के नेता जो 1969 में पहले विपक्ष के नेता के रूप में आए, तो राम सुभग सिंह, यहाँ देखिए राम सुभग सिंह, और राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्र थे। अब देखते हैं इनकी जो विपक्ष के नेता की वो भूमिका क्या होती है, तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से। तो लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता की सहमति आवश्यक होती है, तो इसे आप देख लीजिएगा। संसद के नियम एवं संविधि में उल्लेख इसका है। अब देखते हैं विप यानी सचेतक भी कहते हैं इसको। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मतलब प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के दल का जो संसद होता है अपना विप नियुक्त करता है, चाहे वो सत्ता में हो अथवा विपक्ष में। इसकी नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में की जाती है और यह संसद में अपने दल के सदस्य को व्यवहार पर नजर रखता है एवं संबंधित सदस्यों पर विप के निर्देशों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। इस पद का उल्लेख न तो संविधान में है और न ही सदन के नियम संविधि में है, तो याद रखिएगा इसे। अब आइए संसद के सत्र देखते हैं। तो इसमें है, संसद समय समय पर विभिन्न सत्रों के लिए एकत्र होती रहती है। साधारणतः वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो कौन कौन सत्र हैं? बजट सत्र है फरवरी से मई तक, मानसून सत्र है जुलाई से अगस्त तक और शीतकालीन सत्र है नवंबर से दिसंबर तक। आइए सत्र आहूत करना देखते हैं। तो जो संविधान का अनुच्छेद 85(1) में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति समय समय पर, तो कौन? राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय एवं स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। फिर नेक्स्ट है, संसद के दोनों सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद सत्र राष्ट्रपति भी बुलाता है जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट उसे संबंधित अपनी सलाह दे। तो सत्र कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री या कैबिनेट के सलाह पे राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के सत्र का तात्पर्य प्रथम बैठक से ये देख लीजिए यहाँ, संसद के सत्र से तात्पर्य है प्रथम बैठक से सत्रावसान के बीच की अवधि से है। यदि लोकसभा के मामले में सत्रावसान के लिए नियत तिथि से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को विघटित कर दी जाती है तो विघटन की तिथि तक की अवधि ही संसद सत्र को कहा जाएगा। ऐसे समझिए, आप नहीं समझे शायद ये भाषा। मान लीजिए कि सत्र शुरू हुआ और कोई भी शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और वो 15 दिन ही चला और फिर उसके बाद लोकसभा विघटित हो गई, तो ऐसा नहीं है कि वो सत्र नहीं माना जाएगा, वो उसी दिन तक ही, मतलब जितने दिन चला, यानी 15 दिन चला तो 15 दिन तक कहीं वो सत्र गिना जाएगा, यही कह रहा है वो। आइए राष्ट्रपति का भाषण देखते हैं। तो जो राष्ट्रपति भाषण देता है वो खुद से नहीं देता, वो मंत्रिमंडल द्वारा तैयार होता है। तो कब कब देता है देखते हैं। लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर नवीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त रूप से संबोधित करता है। यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता बल्कि मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार नीतियों में प्रभावी कार्यक्रमों पर चर्चा प्रारूप होती है। नेक्स्ट देखते हैं, लेमडक सत्र या पंगु सत्र।
तो देखते हैं, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है ये। और वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं उन्हें लेमडक कहा जाता है। कौन? जो मतलब पुरानी लोकसभा के सदस्य हैं जो नई लोकसभा गठित हुई है उसमें वो नहीं चुनेंगे, उनको लेमडक कहते हैं। अब आइए देखते हैं स्थगन। तो स्थगन कौन करता है? तो स्थगन के अधिकार जो है वो पीठासीन अधिकारी को है। यदि पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। तो स्थगन द्वारा सदन को कुछ मिनटों, घंटों, कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। स्थगन करने के लिए अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास है। स्थगन द्वारा केवल बैठकों को निलंबित किया जा सकता है, सत्र को नहीं। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को स्थगित करने के उपरांत पुनः एकत्रित होने के संदर्भ में कोई घोषणा नहीं की जाती है तो वह स्थगन है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन या साइन डाई स्थगन कहलाता है। सत्रावसान देखते हैं। स्थगन देख लिए। स्थगन जो करता है वो कुछ मिनटों, कुछ घंटों, कुछ दिनों के लिए किया जाता है और उसे कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है। और अब हम देखेंगे सत्रावसान। राष्ट्रपति करता है। संसद के किसी सत्र को समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं साइन डाई स्थगन के। ये देखिए जो साइन डाइक स्थगन के कुछ समय पश्चात राष्ट्रपति सत्रावसान की सूचना जारी करता है। अब देखते हैं विघटन। तो विघटन जो होता है वो पूरे सदन को ही समाप्त कर देता है। तो विघटन ये सदन को ही समाप्त हो जाती है। इसमें देखिए जहाँ एक तरफ सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है, वहीं दूसरी तरफ विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। एक अस्थायी सदन होने के नाते राज्यसभा कभी विघटित नहीं हो सकता, केवल लोकसभा ही विघटित हो सकता है। देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85(2) ख राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह समय समय पर लोकसभा को विघटित कर सकेगा। साधारण स्थितियों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से ही लोकसभा को विघटित कर सकता है। लोकसभा का विघटन निम्नलिखित 2 कारणों से हो सकता है। कौन सा कारण? तो पहला है यदि लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो, राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल का पूरा होने से पहले लोकसभा को विघटित करने के निर्णय लिया हो। यह स्थिति प्रायः तब आती है जब सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है, यानी सरकार गिर जाए तो लोकसभा विघटित हो जाती है। विघटन का विधेयकों पर प्रभाव देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि अगर लोकसभा विघटित हो गई हो तो कोई विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें हम देखते हैं। तो लोकसभा के विघटन से विभिन्न जो प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस आदि क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। नोट में देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 107 में उन परिस्थितियों को बताया गया है जिनमें कोई विधेयक विगत, लैप्स अथवा समाप्त हो जाते हैं। अब देखते हैं जो विधेयक, यहाँ देखिए जो विधेयक लोकसभा में लंबित है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये पूरा सेगमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित हैं, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समाप्त। क्योंकि देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई विधेयक क्या है, लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है। मान लो कि राज्यसभा को कोई डाउट है कि नहीं मुझे लोकसभा में लौटाना चाहिए, अभी सुधार की ज़रूरत है, इसमें कुछ गलतियां हैं, तो लोकसभा तो विघटित है, अब वो किसको लौटाएगा? पुनर्सुधार करने के लिए या विचार करने के लिए। इसलिए ये विधेयक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो विधेयक राज्यसभा से शुरू हुआ हो और राज्यसभा में ही लंबित हो किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया, वे विधेयक क्या हो जाते हैं? विघटन से समाप्त नहीं होते हैं। मतलब फिर से देखिए, जो विधेयक राज्यसभा से शुरू हुआ हो, राज्यसभा में ही लंबित हो किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो, वो विधेयक क्या होते हैं? विघटन से समाप्त नहीं होते हैं। ये कंडीशन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन है राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया हो तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई गई हो, राष्ट्रपति द्वारा इस आशय की सूचना दे दी गई हो
तो भी लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता। सिर्फ एक ही कंडीशन में विधेयक समाप्त हो सकता है, वो क्या है देख लेते हैं फिर से। पहला वाला कंडीशन है, जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुका है किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं। बस यही कंडीशन है, बाकी किसी भी कंडीशन में यहाँ देख लीजिए समाप्त नहीं होगा। संसद की कार्यवाही देखते हैं, तो आइए देखते हैं। संसद सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन कहलाता है। देखिए, संसद सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन कहलाता है। अधिवेशन को प्रायः 2 बैठकों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम बैठक सुबह 11 बजे से लेकर भोजनावकाश तक। द्वितीय बैठक है भोजनावकाश के उपरांत शुरू होकर तब तक चलती है जब तक कि पीठासीन अधिकारी उसे स्थगित न कर दे। तो ये है संसद की कार्यवाही और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बारीकी से देखिएगा आप। सामान्यतः किसी कार्य दिवस के समय का विभाजित निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, जैसे प्रश्नकाल। यहाँ देखिए, प्रश्नकाल संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। इस अवधि के दौरान संसद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी संसद सदस्य मंत्रियों से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि प्रश्नकाल है तो प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इस अवधि में पूछे गए प्रश्नों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होती हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे श्रेणियाँ होती हैं, आइए देखते हैं। तारांकित प्रश्न होते हैं, तो इसमें देखिए ऐसे प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की जो होती है अनुमति होती है मौखिक रूप से। अगर हम किसी को मौखिक रूप से जवाब दे रहे हैं तो आप और भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अतारांकित है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है और इस पे आप अनुपूरक प्रश्न, अगर हम किसी को लिखित आंसर दे दिए तो आप मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं आता है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, आप याद रख सकते हैं। अल्प सूचना का प्रश्न देखते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों के संबंध किसी लोक महत्व के तात्कालिक विषय से होता है, इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इसका उत्तर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर से देखते हैं अल्प सूचना का प्रश्न। ऐसे प्रश्नों के का संबंध किसी लोक महत्व का होना चाहिए, तात्कालिक विषय से होता है, इसका उत्तर भी मौखिक रूप से ही दिया जाता है और इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौखिक रूप से दिया जा रहा है तो पूरक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। अब देखते हैं निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न। इसमें है, ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है किंतु किसी विधेयक, संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए वह उत्तरदायी हैं। अब आइए देखते हैं शून्यकाल। तो ये संविधान में नहीं है दोस्तों, ये भारत का नवाचार है। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे तक की इस अवधि को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का प्रावधान संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं है और ये नवाचार है एक तरह से मानिए तो। इस अवधि में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति से प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है दोस्तों और कंसेप्चुअल है, तो आप पढ़े ही होंगे जहाँ कभी से भी पॉलिटी, हम रिवीजन कर रहे हैं इसको। तो देखिए, संसद की कार्रवाई का संचालन प्रस्ताव और संकल्पों से ही किया जाता है। मतलब किसी भी संसद का जो कार्रवाई होगी तो प्रस्तावों के माध्यम से ही शुरू किया जाता है। वह युक्ति जो संसद को गति प्रदान करती है प्रस्ताव कहलाती है। तो प्रस्ताव क्या होता है, वह युक्ति जो संसद को गति प्रदान करती है वो प्रस्ताव कहलाती है। संकल्प प्रस्ताव के विभिन्न से भिन्न होते हैं। संकल्प जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रस्ताव से भिन्न होते हैं। अपितु वो प्रस्ताव का ही एक प्रकार है। जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है उसे ही संकल्प कहा जाता है। तो संकल्प क्या होता है, अपने आप में पूर्ण होता है। देखिए, संकल्प में मत, दृष्टिकोण, राय या उद्देश्य की प्रस्तुति होती है। प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा भी पेश किया जा सकता है और किसी निजी सदस्य के द्वारा भी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए पीपीआई। प्रस्ताव क्या होगा, मंत्री द्वारा भी पेश किया जा सकता है और निजी व्यक्ति द्वारा भी। यहाँ देखिए, मंत्री द्वारा भी और निजी व्यक्ति द्वारा भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अब देखते हैं प्रस्तावों के प्रकार। तो इसका वर्गीकरण देख लीजिए। विश्वास प्रस्ताव, तो ये मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसकी तरफ से, विश्वास, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार यह अनिवार्य है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास हासिल करे। तो आर्टिकल 75। अब देखते हैं नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव।
तो ये भी अनुच्छेद 75 से संबंधित है और इसे भी केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। विश्वास और विश्वास दोनों को कहाँ लाया जा सकता है? सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और ये भी अनुच्छेद 75 से संबंधित है। लोकसभा के नियम 158 के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया बताई गई है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। इसे विपक्ष के यदि सदस्य द्वारा लाया जाता है, ये देख लीजिएगा। ऐसे प्रस्ताव पारित होने से सरकार गिर जाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, नोट दोस्तों सावधान, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो क्या होती है? सरकार गिर जाती है, क्योंकि सरकार लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है। इस प्रकार प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं निंदा प्रस्ताव। विपक्ष के द्वारा ये भी लाया जाता है। तो विपक्ष के द्वारा कौन कौन सा लाया जाता है? अविश्वास, साथ ही निंदा। निंदा कौन करेगा? जो विपक्ष का होगा वही करेगा। अविश्वास हासिल करने की हमेशा कोशिश कौन करेगा? जो विपक्ष में होगा वही करेगा, वही कहेगा कि आपको विश्वास नहीं है, आप साबित करो। तो दोनों विपक्ष के द्वारा ही लॉजिक चीज़ है और लॉजिकल भी है, इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये निंदा प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। यह भी केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। यह भी विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। सामान्यतः यह प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्री समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। एक मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के भी खिलाफ लाया जा सकता है, और जिसकी नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की जा सकती है, और नीतियों के प्रति असहमति भी व्यक्त की जाती है इस प्रस्ताव के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्ताव यदि लोकसभा में पारित हो गया तो ये देखिए, अगर ये भी प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव यदि लोकसभा में पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि वह अब लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। और अविश्वास पारित हो गया है तो लोकसभा में उसकी सरकार अगर गिर जाती है और सारे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब देखते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। यहाँ देखिए, तो इसमें है सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा ऐसा प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। तो सदन के किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया, किसी मंत्री द्वारा संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन की स्थिति में यह प्रस्ताव लाया जाता है। और मंत्री के व्यवहार की निंदा करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब देखते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये भी नवाचार है, भारत के संविधान में नहीं है ऐसा कुछ ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उल्लेख। तो किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से सदन का कोई सदस्य मंत्री का ध्यान आकर्षण के लिए यह प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकता है। तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। और विशेषाधिकार प्रस्ताव भी किसी सदन में लाया जा सकता है, ये भी देख लीजिए। ये किसी भी सदन में विशेषाधिकार और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तो इसको देख लीजिएगा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कोई भी मंत्री के ध्यान आकर्षण के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसी स्थिति में मंत्री तुरंत भाषण दे सकता है, अन्यथा किसी और दिन भाषण देने के लिए समय मांग सकता है। नेक्स्ट देखते हैं स्थगन प्रस्ताव। तो 50 सदस्यों के समर्थन एवं पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही यह प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में नियमित कार्रवाई को स्थगित कराना प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, ताकि लोक महत्व के, तो जो स्थगन प्रस्ताव है, तो कोई भी अगर लोक महत्व का विषय है तो उसे मतलब पीठासीन अधिकारी जो होता है उसे आग्रह करते हैं कि आप सदन की कार्रवाई को स्थगित करिए, ये तात्कालिक महत्व का विषय है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। तो इस स्थिति में ये प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्थगन। यहाँ देखिए नोट में देखते हैं स्थगन प्रस्ताव में। तो स्थगन प्रस्ताव में सिर्फ एक ही मुद्दे को उठाया जा सकता है, एक से अधिक नहीं, ये भी याद रखिएगा। तो वो विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो तात्कालिक तथा महत्वपूर्ण घटना से उठाया जा सकता है, पुरानी बात नहीं होनी चाहिए, वो तात्कालिक विषय होना चाहिए, लोक महत्व का होना चाहिए। उठाया गया विषय लोक महत्व का होना चाहिए। ऐसे विषय नहीं होने चाहिए जो निम्नलिखित है, जैसे न्यायालय में विचाराधीन हो, संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ा हो, सत्र से पहले चर्चा हो चुकी हो, जो अन्य प्रस्ताव से भी उठाया गया हो, ऐसे विषय को इसमें नहीं उठाया जा सकता। अब देखते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। अगला हम देखते हैं धन्यवाद प्रस्ताव।
तो धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा एवं मतदान से होता है। राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया गया होता है, जिसमें सरकार की भावी योजनाओं तथा कार्य निष्पादन का वर्णन होता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना सरकार के लिए आवश्यक है, अन्यथा सरकार गिर जाती है। तो आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सा प्रस्ताव है जिससे पारित हो जाने के बाद सरकार गिर जाती है। मैं आपको बता दे रही हूँ, एक है धन्यवाद प्रस्ताव, दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव। अगला देखते हैं। अगला जो है समापन प्रस्ताव देखते हैं। इसे कटौती प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखिए, इसका उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। जो समापन प्रस्ताव है, इसलिए समापन लाया जाता है ताकि इसको संबंधित कार्य को मतदान करा लिया जाता है और ताकि जो तत्कालिक विषय है उस पर चर्चा हो सके। तो जो समापन प्रस्ताव होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन है देखते हैं। एक है साधारण समापन प्रस्ताव, कंगारू समापन प्रस्ताव, घटकों द्वारा समापन प्रस्ताव और अगला है गिलोटिन समापन प्रस्ताव। तो अनियमित दिन वाले प्रस्ताव देखते हैं। यह प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किया जाता है। कार्यमंत्रण समिति की सलाह करके एवं सदन की कार्यसूची को देखने के बाद ऐसे प्रस्ताव के लिए तिथि निर्धारित की जाती है। किसके लिए? तो अनियमित दिन वाले प्रस्ताव के लिए। अगला देखते हैं औचित्य प्रश्न यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सामान्यतः यह प्रस्ताव विपक्षी दल के सदस्य के द्वारा लाया जाता है एवं सरकार को दबाव में लाने के लिए किया जाता है। सदन की कार्यवाही के संचालन के सामान्य नियम का पालन न करने पर सदन के किसी सदस्य द्वारा औचित्य प्रश्न के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो औचित्य प्रश्न है, मतलब देख लीजिए कि जब सदन का जो ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है और कब लाया जाता है, तो सदन द्वारा एवं सरकार के दबाव में लाने का प्रयास किया जाता है। इसके माध्यम से सदन की कार्यवाही के संचालन में समान नियमों का पालन न करने पर सदन के किसी सदस्य द्वारा औचित्य प्रश्न के माध्यम से इस पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नियम 377 देखते हैं। तो देख लीजिए क्या है नियम 377। यह भी लोकसभा में लाया जाता है। ये ऐसे मामले जो औचित्य प्रश्न में न हो, जिन्हें प्रश्नकाल, अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सका हो, उन्हें नियम 377 के द्वारा उठाया जाता है। वर्तमान में प्रतिदिन 20 सदस्यों का नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं विशेष उल्लेख, स्पेशल मोशन देखते हैं। तो ये राज्यसभा में उठाया जाता है, यह लोकसभा में उठाया जा रहा है। नियम 377 के समान ही होता है, बस सिर्फ फर्क यह है कि ये राज्यसभा से संबंधित है। अगला देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार। तो हमारे संसद को एक विशेषाधिकार मिला हुआ है और वो आर्टिकल 105 के तहत देख लीजिए यहाँ पे संसदीय विशेषाधिकारों का चर्चा है। और संसद को 2 तरह की जो विशेषाधिकार प्राप्त है। एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 105(1) में और एक कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार 105(2) में। तो आइए देखते हैं संसदीय विशेषाधिकारों का वर्गीकरण। इसमें है सामूहिक विशेषाधिकार जो है, तो ये अनुच्छेद 122 के तहत आता है और ये मतलब जो कार्रवाई चलाने का अधिकार होता है इसमें। अगला है बहस और कार्रवाइयों के प्रकाशन और प्रकाशन से रोकने का प्रावधान 105(2) में है। मतलब संसद अपनी कार्रवाई को चलाए तो रोक सकती है, प्रकाशित कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो ये संसद को छूट है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट में देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति संसद की गतिविधि के सार सही रूप में प्रकाशन के लिए स्वतंत्र है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं निम्नलिखित हैं। ऐसा प्रकाशन किसी दुर्भावना से के तहत नहीं होना चाहिए। सदन के सभापति द्वारा कार्यवाही के किसी अंश को हटाने पर उसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता है। यही बात गुप्त सत्र की कार्यवाही से संबंधित लागू होती है। अगला देखते हैं, बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार, ये संसद के अधिकार हैं। विशेषाधिकार हनन के लिए अपने सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को दंड देने का भी अधिकार है सांसदों को। अगला देखते हैं,
और सदन से निलंबित किया जा सकता है, निष्कासित भी किया जा सकता है। अपने परिसर के भीतर सभी मामलों को विनियमित करने का भी अधिकार है। दोनों सदनों के पास यह अधिकार होता है कि दोनों सदनों के पास यह अधिकार होता है कि वह अपने परिसर के भीतर उत्पन्न होने वाले किसी विषय पर फैसला ले सके। इस मामले में चाहे वह सदस्य हो गैर सदस्य हो, न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही उसके विरुद्ध कोई सिविल या आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। साधारण वारंट से गिरफ्तारी का भी विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे संसद के किसी भी सदन को अपनी अवमानना या विशेषाधिकार के हनन के मामले में किसी भी व्यक्ति को जेल भेजने का अधिकार होता है, परंतु यह शक्ति अनुच्छेद 21 और न्यायिक पुनरावलोकन से स्वतंत्र नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है कि इन्होंने संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, तो उसके तहत आर्टिकल 21 के तहत छूट मिलेगा और उसे न्यायालय पुनरावलोकन भी कर सकता है। अगला देखते हैं, व्यक्तिगत अधिकार देखते हैं। तो इसमें है संसद के सदस्यों को सत्र के दौरान या उससे 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सिविल संहिता की धारा 135 क में शामिल है। यह विशेषाधिकार सिर्फ सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारी तक ही सीमित है। गवाही के विरुद्ध उपस्थित होने से स्वतंत्रता भी है। यहाँ देख लीजिए, जिस समय संसद सत्र चल रहा हो उस समय किसी भी सदस्य को गवाही देने के लिए सदन के अनुमति के बिना नहीं बुलाया जा सकता है। वाक्य स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो देखते हैं, यह आर्टिकल 105 में है। यह प्रावधान है कि संसद की प्रक्रिया और संविधान के उपबंधों के विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अंतर्गत संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अगला देखते हैं, वाक स्वतंत्रता दो तरह के निर्बंधों की अधीन है। संविधान के उपबंधों के अधीन, संसद प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और आदर्शों के अधीन, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं संसदीय प्रक्रिया। तो हम संसदीय प्रक्रिया देख लेते हैं, तो ये छोटा सा ही देखेंगे, आगे हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए कि संसदीय प्रक्रिया का जो उल्लेख है तो अनुच्छेद 107 से 111 में दिया गया है। संक्षेप में इसका वर्णन है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी लॉ शुरुआत में बिल होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा जब विधेयक को अपेक्षित बहुमत से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही कोई विधेयक क्या बनता है, एक्ट बनता है। अब देखते हैं विधेयक के प्रकार। तो हम नेक्स्ट डे में देखेंगे विधेयक के प्रकार। थैंक यू दोस्तों।